नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स ऐसे गेम के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और इस लॉकडाउन समय का आप सभी ने सदुपयोग किया होगा, अपनी पढ़ाई जारी रखा होगा। और रही बात हमारी इस वीडियो की, तो ध्यान दीजिए, ये जो मेरा वीडियो है वो छत्तीसगढ़ विषय को लेकर होगा, क्योंकि कई दिनों से मुझे कई विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको छत्तीसगढ़ पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के जिले से संबंधित हमको कोई जानकारी लेना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं किसी छत्तीसगढ़ के ज़िले से मैं शुरुआत कर देता हूं और बहुत सारे ज़िलों से मैं आप सभी को परिचित करा देता हूं, क्योंकि ये जो जिला दर्शन होगा ये कहीं ना कहीं आप सभी के आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और रही बात आज का जो टॉपिक है वो कौन सा होगा, वो कौन सा जिला होगा, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज तारीख 6 है, आज 6 मई है, तो 6 मई है तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 मई को मैं अगर 6 जुलाई देखूं तो 1998 के 6 जुलाई, कि मैंने 6 को आज आधार माना है, तो ध्यान दीजिए 6 जुलाई 1998 ये वो दिनांक है जिस दिनांक में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का क्या हुआ था, सृजन हुआ था। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके छत्तीसगढ़ में 1998 में 9 नए जिलों का निर्माण हुआ था। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे और अटल बिहारी वाजपेयी के आने के कारण ही छत्तीसगढ़ में एक समिति बैठी थी जिसका नाम था सिंहदेव समिति। उस सिंहदेव समिति ने छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में, मतलब ये तो उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, तो मध्य प्रदेश के इस छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में 9 जिलों का सिफारिश किया था, 9 जिलों के गठन का उन्होंने सिफारिश किया था। तो उन 9 जिलों का सृजन किस वर्ष होगा, 1998 में होगा। और कौन सी कमेटी, सिंहदेव कमेटी। तो सिंहदेव कमेटी की सिफारिश के तहत हमको 9 जिलों का जो नाम मिलता है वो नाम क्या क्या है, तो पहला कांकेर है, कांकेर के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद जशपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा और कोरबा। उसके अलावा महासमुंद, महासमुंद के अलावा धमतरी और धमतरी के अलावा कवर्धा। तो ये वो 9 जिले हैं जिनका निर्माण कब हुआ, 1998। अब 1998, और मैंने शुरुआत कहां से किया, 6 तारीख से, क्योंकि आज 6 तारीख है। तो 1998 के 6 जुलाई में 3 जिलों का निर्माण हुआ था, और वो 3 जिले क्या क्या थे, महासमुंद, धमतरी और कवर्धा। और वही अगर मैं बात करूं 25 मई 1998 की, तो 25 मई 1998 में 6 जिलों का निर्माण हुआ था, जो क्या थे, कांकेर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा और कोरबा। तो इन दोनों को मिला दो तो कुल मिलाकर कितने जिले हो गए, 9। तो 9 जिलों का सृजन हुआ कब, 1998। क्योंकि आज 6 तारीख है, इसलिए मैं यहां इन 3 जिलों से संबंधित मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैंने लिखा क्या है, महासमुंद। तो चलो एक काम करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक बनता है वो क्या बनता है, महासमुंद। तो जैसे कि हमको ये समझ में आ गया कि अगर आज का जो टॉपिक महासमुंद है, तो महासमुंद जिले का जो निर्माण हुआ, जो सृजन हुआ, जो स्थापना हुआ, वो कब हुआ, 6 जुलाई 1998 को। 6 जुलाई 1998 को महासमुंद जिले का क्या हुआ, स्थापना हुआ। अब मैंने नाम लिया महासमुंद, तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि इस महासमुंद का नाम महासमुंद कैसे पड़ा। तो अब ये ध्यान दो, अगर मैं बात करूं महासमुंद की, तो महासमुंद जो है वो 2 शब्द से मिलकर बन रहा है, और वो 2 शब्द क्या है, एक आपका महा और दूसरा क्या, समुद्र। तो मैंने क्या लिखा, महा, और दूसरा क्या लिखा है, समुद्र। ध्यान दीजिएगा, यहां जो महा है, इस महा से तात्पर्य महानदी से है, और यहां जो समुद्र है, इस समुद्र से तात्पर्य समुद्रगुप्त से है। कैसे है ये आप समझ लीजिए। होता यह है कि जब आगे चलकर मैं आपको अगर गुप्त काल पढ़ाता हूं, गुप्त वंश पढ़ाता हूं, तो गुप्त वंश में हम एक बहुत ही प्रतापी राजा को पढ़ेंगे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वो राजा थे जो अपने समय में, अपने शासनकाल में कभी भी वो पराजित नहीं हुए थे। भारत का ऐसा कोई राजा ही नहीं था जो उनको कभी पराजय किया हो, जो उनको कभी हराया होगा किसी युद्ध में। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो 100 युद्ध के विजेता थे। उनको हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो जो समुद्रगुप्त को 100 युद्ध का विजेता बोल रहे हैं, और उन्हीं समुद्रगुप्त के एक संधि विग्रहक थे, एक महाआमत्य थे जिनका नाम था हरिसेन। और हरिसेन ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा।
तो प्रशंसा पत्र होता है प्रशस्ति। ध्यान दीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में, इस प्रशस्ति पत्र में इसने अपने, हरिसेन ने अपने राजा का प्रशंसा किया, और राजा कौन है? समुद्रगुप्त। ये जो प्रयाग प्रशस्ति, ये आपको इलाहाबाद स्तंभलेख में मिल जाएगा। जब इलाहाबाद स्तंभलेख के उस प्रयाग प्रशस्ति को आप पढ़ोगे तो उस प्रयाग प्रशस्ति के 19वें पंक्ति को जब आप देखोगे तो ध्यान दीजिएगा, उस 19वें पंक्ति में हमको दो राज्य का नाम मिल रहा है। एक का नाम है कौशल और एक का नाम क्या है? तो महाकांतर। ध्यान दीजिए, ये दोनों हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। उसमें ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने 100 युद्ध में, जब उन्होंने, समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध को लड़ा था, तो 100 युद्ध को लड़ने के लिए उन्होंने एक नीति को अपनाई थी जिसका नाम था षड नीति। ये 6 नीतियां थी। इन्हीं षड नीति को अपनाकर समुद्रगुप्त ने इस 100 युद्ध को लड़ा था और 100 युद्ध का वो विजेता कहलाए थे। इन षड नीति को हम पढ़ेंगे जब हम समुद्रगुप्त पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक क्या है तो महासमुद्र, तो मैं थोड़ा अलग हो जाऊंगा, ये वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा, इस षड नीति में जो पहला नीति है वो क्या है? तो राज्य ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। क्या बोलिए? राज्य ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। राज्य ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ये वो नीति है जिसको उन्होंने अपनाया था अपने दक्षिण अभियान के लिए। उन्होंने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। उन सभी 12 राजाओं को उन्होंने सामंत बनाया था, और इस सामंत बनाने वाली जो नीति वो क्या है? राज्य ग्रहण। राज्यों को ग्रहण करो और उसको फिर मोक्ष दो, इसको छोड़ दो, राजाओं को अपना अधीन बनाकर। तो ये कहता है राज्य ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, और इसी के तहत उन्होंने दक्षिण अभियान किया। और उस दक्षिण अभियान में सबसे पहले उन्होंने कौशल प्रदेश में आक्रमण किया था, और उस समय के कौशल के जो राजा थे उनका नाम क्या था? महेंद्र। और महेंद्र के बाद उन्होंने पराजित किया, कहां? किसको? तो व्याघ्रराज को। व्याघ्रराज एक नल शासक थे, और ये जो व्याघ्रराज थे ये महाकांतर के क्या थे? राजा थे। और ये दोनों संबंधित हमारे कहां से? छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त ने महेंद्र को पराजित किया। तो महेंद्र को पराजित करने के लिए सबसे पहले वो एक नदी को पार किए जिसका नाम क्या था? महानदी। तो महानदी को पार करके समुद्रगुप्त ने महेंद्र को क्या किया? पराजित किया। तो इसी कारण से इस महानदी से नाम क्या बना? महा। समुद्रगुप्त से नाम क्या पड़ा? समुद्र। तो इसी महासमुद्र में समुद्रगुप्त ने महेंद्र को क्या किया? पराजित किया। इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा? महासमुद्र पड़ा। तो ये महासमुद्र का क्या हो गया? नामकरण हो गया। अब इस महासमुद्र को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस महासमुद्र में जाना होगा। आपको ये इमेजिन करना होगा कि हम आज वर्तमान, आज मेरे माध्यम से आज इस जिले को आप क्या कर रहे हो? भ्रमण कर रहे हो। चलिए हम एक इमेजिनेशन में जाते हैं। आप एक इमेजिन करिए कि आप इस जिले का क्या कर रहे हो? भ्रमण कर रहे हो। तो भ्रमण करने के लिए सबसे पहले मुझे करना क्या होगा कि इस जिले का एक मानचित्र बनाना पड़ेगा। तो एक मैं मानचित्र यहां बना के दे देता हूं आपको। तो जब तक मैं ये मानचित्र बनाता हूं तब तक मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा सा समय आपको मिला है, इसमें आप सभी अपने कॉपी और पेन को ले आइए, और कॉपी और पेन को लाने के बाद इस मानचित्र को आप भी बनाइए, और मेरे अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा वैसे वैसे आप इसको लिखते जाइए। लिखने से चीजें ज्यादा से समझ में आता है। और ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छत्तीसगढ़ के जिला दर्शन करने से छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्वेश्चन हमसे आसानी से बन जाते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा, आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जिला दर्शन ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको आसानी होगी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मान लो ये महासमुंद जिला है, ये एग्जैक्ट तो नहीं बना मेरे से, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है? महासमुंद। तो अगर महासमुंद जिला है तो ध्यान दीजिएगा, महासमुंद जिला अपने पश्चिम में एक जिले को टच करता है जिसका नाम क्या है? रायपुर। और ये रायपुर जो जिला है ना, ये रायपुर जिला ही महासमुंद जिले की मातृ जिला है। मतलब रायपुर जिले से ही अलग होकर क्या बना था? महासमुंद बना था। महासमुंद जो है वो रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रायपुर संभाग के अंतर्गत क्या आएगा? महासमुंद। और महासमुंद जो है वो किससे अलग हुआ है? रायपुर जिले से अलग हुआ है। और कब हुआ? तो ध्यान दीजिए, 6 जुलाई 1998, यही इसका स्थापना वर्ष है। तो यहां पर ये किससे टच कर रहा है? रायपुर को। वैसे ही अपने उत्तर में ये एक जिले को टच करेगा जिसका नाम क्या है? बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार को ये कहां टच करने वाला है? अपने पूरे उत्तर में। अगर ये हमारा महासमुंद जिला है तो ये ध्यान दीजिएगा कि महासमुंद जिला अपने पूरे पूर्व में, अपने उत्तर पूर्व में एक जिले को टच करेगा जिसका नाम क्या होगा? रायगढ़। अपने पूरे पूर्व और अपने दक्षिण पूर्व में ये एक राज्य को टच करेगा जिसका नाम क्या होगा? उड़ीसा। और अपने पूरे दक्षिण पश्चिम में
ये एक जिले को टच करेगा जिसका नाम क्या होगा, गरियाबंद। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो हमारा महासमुंद जिला है ये कुल मिलाकर 4 जिलावर सीमा बना रहा है और एक राज्यवर सीमा बना रहा है। जो 4 जिलावर सीमा बना रहा है वो किनसे किससे बना रहा है, पहला रायगढ़, बलौदाबाजार, रायपुर और गरियाबंद, और एक राज्यवर सीमा ये किससे बनाता है, तो उड़ीसा से बनाता है। अगर मैं बात कर रहा हूं उड़ीसा की, तो ये ध्यान दीजिएगा कि उड़ीसा के इस क्षेत्र में एक जगह का नाम है सुहेला, यहां पड़ता है बरगढ़, और यहां पड़ता है आपका नुआपाड़ा। नुआपाड़ा मैं बताऊंगा आपको बाद में जब हम बस्तर या गरियाबंद पढ़ेंगे। तो चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूं आप लोगों को। अगर बात करूं क्या नुआपाड़ा की, तो ध्यान दीजिएगा इस नुआपाड़ा के पास कहा जाता है कि एक पठार है। क्या कहता है, यहां पे एक पठार है एक्चुअल में, और ये जो पठार है इसका नाम है सूनाबेड़ा का पठार। सूनाबेड़ा का पठार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम जनजाति पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक जनजाति जिसका नाम है भुंजिया जनजाति। जो भुंजिया जनजातियों का जो एक्चुअल में जो ओरिजिन है ना, वो इसी सूनाबेड़ा के पठार से हुआ है। इस सूनाबेड़ा के पठार में एक आपको आराध्य देवी मिलती है, नाम है सुनादाई। तो सुनादाई जो है वो आराध्य देवी है किनकी, भुंजिया जनजातियों की। ये सूनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहां आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसी नुआपाड़ा के सूनाबेड़ा पठार के पास आपको एक डैम मिलेगा, और ये जो डैम है ना, इस डैम का नाम है पटोरा डैम। तो यहां पर एक डैम है जिसका नाम क्या है, पटोरा डैम। तो मैं यहां लिख देता हूं पटोरा डैम। और ध्यान दीजिए ऐसा कहा जाता है कि इसी पटोरा डैम से एक धारा से यहां से एक धारा निकलता है, और ये धारा जो है ये एक नदी का निर्माण कर देता है जिसका नाम क्या है, तो जोक नदी। तो यहां पर आपको एक नदी मिलेगी, नदी का नाम क्या है, जोक नदी। ध्यान दीजिएगा मैंने एक नदी बोला है, क्या, जोक नदी। और इस जोक नदी का जो उद्गम है वो उड़ीसा के नुआपाड़ा के सूनाबेड़ा पठार के एक डैम से, इसका नाम क्या है, पटोरा डैम। और इसी पटोरा डैम के किनारे में इस जोग नदी के नाम से एक मंदिर भी आपको मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, जोगेश्वर महादेव मंदिर। और ये जो जोगेश्वर महादेव मंदिर है ना, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के जो निर्माता, जो स्थापना करता है वो कौन थे, तो गुलशन कुमार जो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। तो उन्हीं के सहयोग से इस मंदिर का यहाँ पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। नाम क्या है, जोगेश्वर महादेव मंदिर। मतलब महादेव को अगर आपको प्रणाम करना है तो आपको कहां जाना है, जोगेश्वर महादेव जाना है। तो ये आपका एक नदी का उद्गम भी है, क्या, जोग नदी। किस डैम से, पटोरा डैम से। तो ये तो जोग नदी हो गई। वैसे ये बरगढ़ और सुहेला है, तो इधर में भी आपको एक पहाड़ मिलेगा। इस पहाड़ को हम बोलते हैं रदन पहाड़ी। तो यहां पर कोई पहाड़ की मिल गया, रदन पहाड़ी। और इसी रदन पहाड़ी से भी हमको एक नदी का उद्गम मिलेगा जो रायगढ़ जिले के सारंगढ़ की ओर जाएगा, और आगे बढ़कर ये जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में जाकर महानदी से मिल जाएगा जिसका नाम है लात नदी। तो ये यहां पर एक नदी है, क्या, लात नदी, जहां आपको मडुमसिल्ली जलप्रपात, राजा मचान जलप्रपात, चूहरी जलप्रपात, ठीक है, ये सब जलप्रपात आपको मिलता है कहाँ, लात नदी में। हम पढ़ेंगे जब रायगढ़ पढ़ेंगे। तो ये क्या है, रदन पहाड़ी, और ये क्या है, जोक नदी। ठीक है, सॉरी, लात नदी और जोक नदी। वैसे ही गरियाबंद के नीचे धमतरी है। धमतरी में जो सिहावा पर्वत, आपको मालूम है सिहावा पर्वत से एक नदी का उद्गम से नाम क्या है, महानदी, जो हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी है। तो आपको यहाँ महानदी भी दिख जाएगी, ये राजिम से आगे बढ़ेगी, और ये आपको क्या है, महानदी। तो ये जो बॉर्डर बना है रायपुर का और महासमुंद का, ये बॉर्डर किसका है, महानदी से बन रहा है। तो ये नदी क्या हो गई, महानदी। तो ये 3 नदी आपको मिल गई, एक महानदी मिल गई, ये जोग नदी मिल गई, और रदन पहाड़ी से उद्गम एक लात नदी आपको मिल गई। हालांकि बहुत सारी नदियां है, वो हम पढ़ेंगे, सरगी नाला, बगनई नाला, ये सब नदी भी आपको यहाँ दिखता है, सूखा नाला, देखते हैं धीरे धीरे। चलिए, तो मान लो ये हमारा एक मानचित्र है एक जिले का जिसका नाम क्या है, महासमुंद। और अगर ये हमारा महासमुंद जिला है तो हमको ये समझ में आ गया कि महासमुंद जिले का स्थापना कब हुआ, 6 जुलाई 1998। और महासमुंद कुल मिलाकर कितना जिलावर से बना रहा है, तो 4, और कितना राज्यवर 1। और यहाँ की मुख्य नदी का क्या है, एक लात नदी, एक जोग नदी, और एक क्या, महानदी। तो रायपुर और महासमुंद के बीच में जिसको बाइफरकेट करने वाला जो नदी है वो कौन सा है, तो महानदी। अब मान लीजिए आप रायपुर में हो, और रायपुर से अगर आपको कहां जाना है, महासमुंद जाना है, तो उसके लिए आप एक नेशनल हाईवे पकड़ने वाले हो, और वो जो नेशनल हाईवे है उसका नाम है NH6। क्या नाम है, NH6, नेशनल हाईवे क्रमांक 6। तो ध्यान दीजिएगा, रायपुर में यहां पर एक जगह से नाम है आरंग। इसी आरंग से जब हम आगे बढ़ते तो हम कहां पहुंचते हैं, महासमुंद जिला। तो कौन सा नेशनल हाईवे, NH6। अब ये NH6 क्या है, तो ध्यान दीजिए NH6 जो है इसको हम द इकोनॉमिक रोड कॉरिडोर ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो द इकोनॉमिक रोड कॉरिडोर ऑफ इंडिया क्या है, NH6 है। NH6 वो है जो कि गुजरात को जोड़ता है किससे, बंगाल से।
NH6 को हम 3 भाग में बांट देते हैं, इस रोड कॉरिडोर को हम 3 भाग में बांटते हैं, एक NH53 है और एक NH16 आगे चलकर। तो ध्यान दीजिएगा, इसी NH6 को हम NH53 बोलते हैं, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। रोड कॉरिडोर क्या है? NH6 है, नेशनल हाईवे क्या है? NH53 है। इसका एक और नाम है GE रोड। याद रखिएगा, जब इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, जब इस सड़क का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तो उसका नाम क्या था? GE रोड, द ग्रेट ईस्टर्न रोड। द ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण 1862 को हुआ है। तो GE रोड, इसी GE रोड से हमको प्रवेश करना है, कहां पर? महासमुंद में। और जब हम महासमुंद में प्रवेश करेंगे तो हमको कहां से आना है? रायपुर के आरंग से हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे हम आरंग से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मेरे को एक जगह मिलेगा, और ये जो जगह होगा इसका नाम क्या होगा? घोड़ारी। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम रायपुर जिला से एंटर करते हैं, कहां पर? महासमुंद जिला में, तो सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है? एक जगह का नाम क्या है? घोड़ारी। तो आपको इमेजिनेशन करना है कि आप अपने अपने गाड़ी में हो, आप अपने गाड़ी से रायपुर से आगे बढ़े हो, कहां से? आरंग से। अब आरंग से आगे बढ़े तो अब क्या मिला? घोड़ारी मिला। और जैसे अब घोड़ारी मिला तो अब समझ जाना आप कहां पहुंच गए हो? महासमुंद। और जैसे अब ये घोड़ारी पहुंचोगे ना, तो घोड़ारी में आपको छत्तीसगढ़ का स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, महासमुंद जिला और गरियाबंद जिला, ये 2 जिला ऐसे जिला है जहां पर आपको स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स वहां मिलता है जहां प्रीसियस स्टोन्स रहते हैं। तो समझिए, कुछ प्रीसियस स्टोन हमें कहां मिलने वाले हैं? महासमुंद में। और कहां मिलने वाले हैं? गरियाबंद में। गरियाबंद के बासिन में, गरियाबंद में एक जगह क्या है? बासिन। तो बासिन में भी क्या है? स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है। वैसे ही महासमुंद के घोड़ारी में भी क्या है? स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अगर मेरे को कहां जाना है? महासमुंद, तो आप कहां से आओगे? रायपुर से आओगे। कौन सा नेशनल हाईवे? NH53 से एंटर करोगे, क्या मिलेगा? घोड़ारी। और घोड़ारी में आपको क्या मिलने वाला है? तो स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स आपको मिलने वाला है। और ऐसा ही स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स आपको छत्तीसगढ़ में और कहां मिलेगा? तो गरियाबंद मिलेगा। और गरियाबंद में कहां पर? तो गरियाबंद के बासिन में। अब इसी घोड़ारी से जब मैं आगे बढ़ूंगा, तो घोड़ारी के ठीक आगे में आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम होगा तुम गांव। क्या गांव है यहां पर? तुम गांव। तो पहले क्या मिला? घोड़ारी, और घोड़ारी के आगे में क्या मिला? तुम गांव। और ध्यान दीजिएगा, इसी घोड़ारी से एक नेशनल हाईवे और निकल जाएगा, और ये जो नेशनल हाईवे है ना, ये सीधा मुझे टिटलागढ़ की ओर ले जाएगा। और ये जो नेशनल हाईवे जो मुझे टिटलागढ़ की ओर ले जा रहा है, इसका नाम है NH353। तो ये NH53 हो गया। ये क्या है? NH53। और ये NH क्या है? 353। और NH353 मुझे घोड़ारी से कहां ले जा रहा है? टिटलागढ़ की ओर। ठीक है। और वैसे ही यहां पर एक जगह से नाम है सरायपाली, और सरायपाली से भी एक नेशनल हाईवे निकलता है जो मुझे सीधा सरायपाली से कहां ले जाएगा? रायगढ़ की ओर। सरायपाली से मुझे ये सारंगढ़ ले जाएगा, सारंगढ़ से मुझे चंद्रपुर ले जाएगा, चंद्रपुर से मुझे ये बड़े भंडार, छोटे भंडार, चिखली, इस जगह पड़ते हुए मुझे कोड़ा तराई होते हुए कहां ले जाएगा? रायगढ़ ले जाएगा। तो ये क्या आपका? NH153। तो ध्यान दीजिएगा, एक NH153 हो गया, एक NH353 हो गया, और एक NH क्या हो गया? 53 हो गया। तो घोड़ारी जहां पर क्या है? स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है। इसी घोड़ारी और तुम गांव के पास में यहां आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है? बिरकोनी। ये क्या हो गया? बिरकोनी। और ये जो बिरकोनी है ना, इसी बिरकोनी से सटा हुआ यहां आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? महासमुंद, जो हमारा क्या है? हमारा जिला मुख्यालय है जिले का। ठीक है। तो NH53 एंटर करोगे, पहले क्या मिलेगा? घोड़ारी, आगे में क्या है? तुम गांव, बीच में क्या है? बिरकोनी। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं तुम गांव जाता हूं। तो जब मैं घोड़ारी से तुम गांव जाऊंगा, तो घोड़ारी से तुम गांव जाने के बाद तुम गांव में भी आपको एक मंदिर मिलेगा, और ये जो मंदिर होगा ना, इस मंदिर को हम बोलेंगे छछान देवी मंदिर। तो मान लो अगर आप घोड़ारी जा रहे हो, तो घोड़ारी में आपको एक मंदिर मिलने वाला है। मंदिर का नाम क्या है? छछान देवी मंदिर। तो छछान माता को हम क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे। कहां पर? तो तुम गांव में। अब मैंने क्या बोला कि देवी माता का मंदिर मिल रहा है, तो आपको यह भी ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में आपको बहुत सारे दुर्गा मैया का मंदिर मिलने वाला है। मतलब ये एक ऐसा जगह है जहां आपको हर जगह कहीं ना कहीं आपको मंदिर मिलेगा, देवी माता का मंदिर मिलेगा। जैसे जांजगीर चांपा में आपको वैष्णो मंदिर बहुत मिलता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आपको देवी मंदिर, चाहे वो दुर्गा मैया का हो, चाहे वो काली मैया होगा हो, तो ऐसे मंदिर आपको बहुत मिलने वाले। कहां पर? महासमुंद में। और उसी क्रम में हमको एक मंदिर मिल रहा है, कहां पर? तुम गांव में। और मंदिर का नाम क्या है? छछान देवी का मंदिर।
तो इस छछान देवी के मंदिर में देवी माता को प्रणाम करने के बाद हम कहां जाएंगे? बिरकोनी जाएंगे। और ध्यान दीजिए जो बिरकोनी है, बिरकोनी जो है वो महासमुंद जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है। तो महासमुंद जिले का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो क्या है? बिरकोनी है। और इसी बिरकोनी में हमको एक मंदिर मिलता है जिसका नाम क्या है? तो चंडी मंदिर। तो बिरकोनी हमें क्या मिलेगा? चंडी मंदिर। तो एक चंडी मंदिर आपको कहां मिलने वाला है? बिरकोनी में। छछान देवी का मंदिर कहां मिलने वाला है आपको? तुमगांव में। तो नेशनल क्रमांक 53 एंटर करोगे कहां पर? महासमुंद। पहले क्या मिलेगा आपको? घोड़ारी। घोड़ारी में क्या है? स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। फिर आगे में क्या है? तुमगांव। और तुमगांव में क्या है? छछान देवी का मंदिर। और उसके बाद क्या मिलेगा? बिरकोनी, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है। और उसी इंडस्ट्रियल एरिया में आपको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो चंडी माता का मंदिर। कहां वाली? बिरकोनी वाली। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी बिरकोनी, इस बिरकोनी में चूना पत्थर का ये क्षेत्र भी है। ये लाइमस्टोन का क्षेत्र है। महासमुंद जिले का ये क्या क्षेत्र है? तो लाइमस्टोन का। तो ये जो बिरकोनी, इसी बिरकोनी के पास क्या है? महासमुंद। और जो महासमुंद है, इस महासमुंद के बारे में आप ये जान लीजिए कि महासमुंद एक तो आपके इस जिले का मुख्यालय है। इसके अलावा इस महासमुंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक छत्तीसगढ़ का पहला कृत्रिम गर्भाशय केंद्र का निर्माण किया गया था 2015 में। तो 2015 में छत्तीसगढ़ का पहला कृत्रिम गर्भाशय केंद्र, और कृत्रिम गर्भाशय केंद्र के अलावा इसी महासमुंद में छत्तीसगढ़ का पहला वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कहां पर हुआ? महासमुंद में। और छत्तीसगढ़ का पहला कृत्रिम गर्भाशय केंद्र का भी निर्माण कहां पर हुआ? महासमुंद में। इस महासमुंद में छत्तीसगढ़ का वन रक्षक विद्यालय भी है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का एक वन रक्षक विद्यालय, छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 6 वन रक्षक विद्यालय है। उन 6 वन रक्षक विद्यालय में एक कहां पर है? महासमुंद में। तो आज के बाद कभी आप महासमुंद जाओगे तो महासमुंद में आप क्या क्या देखोगे? 3 चीज को आप जरूर देखोगे। क्या? एक कृत्रिम गर्भाशय केंद्र, दूसरा वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज, और वन रक्षक विद्यालय। और ये महासमुंद हमारा है क्या? तो महासमुंद हमारे इस जिले का क्या है? तो मुख्यालय है। आपको ये ध्यान देना होगा कि इसी महासमुंद से जब हम आगे बढ़ेंगे तो महासमुंद के ठीक आगे में मेरे को यहां एक जगह मिलेगा जिसका नाम है बागबहरा। और इसी बागबहरा के आगे में यहां जगह मिलेगा सुवरमार। ठीक है, तो ये क्या है? महासमुंद। उसके आगे में क्या है? बागबहरा। उसके आगे में क्या है? सुवरमार। और सुवरमार से ये रास्ता आपको सीधे कहां जाएगा? उड़ीसा की ओर ले जाएगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि ये जो बागबहरा है और ये जो महासमुंद है, इसी महासमुंद के अगर आप थोड़ा इधर आ जाओ तो यहां पर आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम है हथखोज। क्या नाम है? हथखोज गांव। ध्यान दीजिए, जो हथखोज गांव है ये महानदी के तट पर है। मैं थोड़ा इसको यहां नहीं बनाना है, थोड़ा यहां बनाइए ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या आपका? हथखोज, क्योंकि ये गरियाबंद के पास पड़ता है। ये हथखोज मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, महासमुंद में आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम क्या है? हथखोज। अब हथखोज क्यों इंपॉर्टेंट? मैं हथखोज को ही मैं सबसे स्टार्टिंग में क्यों फोकस कर रहा हूं? आपको ध्यान देना होगा कि हथखोज के पास एक नदी कौन सी बह रही है? महानदी बह रही है। इस हथखोज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है शक्ति लहरी देवी मंदिर। क्या बोलो? शक्ति लहरी देवी मंदिर। तो लहरी देवी का मंदिर है कहां पर? हथखोज में। और इस हथखोज के इस लहरी देवी मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के समय में यहां एक मेला का आयोजन होता है, जो बोलते हैं हथखोज का मेला। और हथखोज के मेले में कई श्रद्धालु यहां पधारते हैं। और वो श्रद्धालु जो है यहां पर जो नदियों का जो सूखा रेत होता है, उस सूखा रेत में यहाँ के जितने भी जो श्रद्धालु होते हैं वहाँ पर लहरों जैसा यहाँ पर पलटते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कभी आप जाओगे, कभी आप जाओ मकर संक्रांति में, मकर संक्रांति के दिन आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो वहाँ के नदियों की जो रेत में क्या कर रहे होंगे? तो पलटी कर रहे होंगे, लेट के आगे बढ़ रहे होंगे। वो लहर जैसा आगे बढ़ रहे होंगे। वो क्यों बढ़ रहे हैं? तो उनका ये मानना है कि यहाँ पर गंगा देवी मैया है। और जो गंगा देवी मैया, उनका यहाँ पर नाम क्या है? लहरी देवी। क्या नाम है? लहरी देवी। और इसी हथखोज के पास इनका ये मानना है, एक्चुअली हथखोज के पास 2-3 नदी का यहाँ पर संगम है। एक है आपका गरियाबंद से आने वाला सूखा नदी, ये सूखा नदी है। इसके अलावा सरगी नाला, इसके अलावा बघनई नाला। तो सरगी नाला, बघनई नाला, तो सरगी नाला, बघनई नाला, सूखा नदी,
कि 3 नदी का संगम तो है, प्लस साथ ही साथ यहां पर अगर क्या है, राजिम है, तो राजिम में महानदी सोंधूर और पैरी का क्या है, संगम है। तो सोंधूर पैरी का भी एक धारा जो है वो यहां जाता है, कहां, हथखोज में। इसके अलावा केसवा नाला, तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि एक बघनई नाला, सूखा नाला, सरगी नाला, केसवा नाला, उसके अलावा क्या, तो आपका सोंधूर और पैरी और महानदी, तो कुल मिलाकर 9 नदियों का यहां पर क्या है, सॉरी 7 नदी का यहां पर क्या है, संगम है। इसलिए इसको सप्तधारा संगम कहा जाता है। मैं को इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी भी गलती से अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में वो कौन सा जगह है जिसको हम सप्तधारा या सप्तधारा संगम बोलते हैं, तो वो क्या है, हथखोज है। और इस हथखोज में किस किस नदी का संगम है, तो एक आपका सरगी नाला, एक आपका बघनई नाला, एक आपका सूखा नदी, एक आपका महानदी, एक आपका सोंधूर और पैरी। तो ये 7 धाराओं को मिलाकर इस संगम का नाम क्या है, सप्तधारा संगम। और इस सप्तधारा संगम एक्चुअली कहां पर है, हथखोज में। और इसी हथखोज में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, शक्ति लहरी का मंदिर। तो इसी शक्ति लहरी के मंदिर में लहरी देवी कौन, तो गंगा मैया को हम प्रणाम करने के लिए मकर संक्रांति के दिन यहां श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में पंचकोसी महादेव मंदिर है। पंचकोसी महादेव मंदिर जो कि आपको गरियाबंद, रायपुर और महासमुंद जिले में मिलेगा। जब आप इसको देखोगे तो ये कमल के 5 पंखुड़ी जैसे आपको नजर आता है। जैसे अगर आप रायपुर के चंपारण जाओगे तो रायपुर के चंपारण में आपको एक मंदिर मिलेगा, चंपकेश्वर महादेव मंदिर। वैसे गरियाबंद के फिंगेश्वर में, यहां फिंगेश्वर है, तो गरियाबंद के फिंगेश्वर में फिंगेश्वर महादेव मंदिर है। उसी प्रकार से आपके महासमुंद के पटेवा में पटेश्वर महादेव मंदिर है। यही पास में बहमनी में बहमनेश्वर महादेव मंदिर है। तो बहमनेश्वर महादेव मंदिर, पटेश्वर महादेव मंदिर, फिंगेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। इसके अलावा महासमुंद में एक जगह क्या है, कोपेरा, तो कोपेरा में क्या है, कोपेश्वर महादेव मंदिर। तो कोपेश्वर महादेव मंदिर, पटेश्वर महादेव मंदिर, फिंगेश्वर महादेव मंदिर, ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर, चंबकेश्वर महादेव मंदिर। तो ये 5 ऐसे महादेव मंदिर, इसको हम क्या बोलते हैं, पंचकोसी महादेव मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के समय में जब हम इस पंचकोसी महादेव मंदिर का आराधना करते हैं तो उस आराधना करने के बाद जो श्रद्धालु है वो कहां जाते हैं, हथखोज जाते हैं। और हथखोज में वहां के नदियों के सूखे रेत में वो क्या करते हैं, तो वो लेट के वहां पर माता का दर्शन करने जाते हैं। कौन सी माता, लहरी देवी का। तो ये लहरी देवी का यहां पर क्या है, मंदिर है। और ध्यान दीजिए यहां 7 धाराओं का संगम है, कहां पर, हथखोज में। इसीलिए कभी भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लहरी देवी का मंदिर कहां पर है, तो हथखोज। और सप्तधारा का संगम भी कहां पर है, तो हथखोज में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जगह हो गया, जो कि महासमुंद के करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आपको स्थित मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या था, महासमुंद। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसी महासमुंद के पास मैंने आपको क्या बताया, बहमनी बताया। अब ये बहमनी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इस बहमनी के में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक कुंड है, वो श्वेत गंगा का कुंड, इसको हम श्वेत गंगा कुंड बोलते हैं। इस श्वेत गंगा कुंड के संदर्भ में यह बताया जाता है कि जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु इसी कुंड से पानी को लेते हैं और आगे चलकर यहां पर एक जगह, इसका नाम है सिरपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है गंधेश्वर महादेव मंदिर। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर में जो हम जल चढ़ाते हैं वो कहां चढ़ाते हैं, तो बमनी के श्वेत गंगा से। तो अब हम देखते हैं कि महासमुंद में क्या है, बमनी है, और बमनी में क्या है, श्वेत गंगा है। और उसी श्वेत गंगा के पानी को, जलधारा को आप कहां लेके जाते हो, सिरपुर ले जाते हो। और सिरपुर में आपको एक मंदिर मिलता है, कौन सा, गंधेश्वर महादेव मंदिर। और उसी गंधेश्वर महादेव मंदिर में पानी हम चढ़ाते हैं, कहां का, बमनी का। तो बमनी में क्या है, श्वेत गंगा का कुंड, एक धारा है जहां से श्वेत गंगा मिलता है। और इसके अलावा इसी बमनी में आपको एक मंदिर मिलेगा जो कि पंचकोसी महादेव मंदिर है, जो क्या है, तो ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसी बमनी के पास, महासमुंद के 11 किलोमीटर की दूरी में ये बमनी है। और इसी बमनी के पास हमको एक जगह मिलता है जिसका नाम है उमरदा। क्या बोलिएगा, उमरदा। उमरदा में एक जगह से नाम है गौधारा। गौधारा में एक मंदिर है जिसका नाम है दलदली शिव मंदिर। क्या बोलो, दलदली शिव मंदिर। तो गौधारा में आपको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, दलदली शिव मंदिर।
और इस दलदली शिव मंदिर के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि जो उमरदा है, उमरदा में क्या मंदिर है? गौधारा है। उमरदा में क्या है? गौधारा। और गौधारा में क्या है? दलदली शिव मंदिर। तो दलदली शिव मंदिर में एक गौमुख है, उस गौमुख से एक धाराएं निकलती है, पानी का एक धारा है। तो उस पानी की धारा कहां मिलेगा आपको? गौधारा में। और दलदली में क्या है? एक शिव मंदिर है। तो ध्यान दीजिए, इसी उमरदा के पास, इसी उमरदा के पास आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है मोहदी। क्या नाम है? मोहदी। तो उमरदा के पास एक जगह क्या है? मोहदी। और इस मोहदी के बारे में आप ये समझ लीजिए कि जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है में कुल मिलाकर कलचुरी कालीन 36 गढ़ है। उन 36 गढ़ में जो 18 गढ़ है वो शिवनाथ के उत्तर में है और 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में। तो उन्हीं 36 गढ़ों में एक गढ़ कौन सा था? तो मोहदी गढ़ था। मोहदी गढ़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय छत्तीसगढ़ के इस महासमुंद जिले के खल्लारी में राजा हरि ब्रह्मदेव राय शासन करता था, उसी हरि ब्रह्मदेव के शासन काल में उनका एक सामंत हुआ करता था जिसका नाम था भीमसेन द्वितीय। और वो जो भीमसेन द्वितीय इस मोहदी में क्या करता था? शासन करता था। भीमसेन द्वितीय का एक भाई था जिसका नाम था भरतबल, और भरतबल की जो पत्नी थी उनका नाम था लोकप्रभा। और ऐसा कहा जाता है कि इसी मोहदी के पास लोकप्रभा किसी जंगल में खो गई थी, एक जंगल के एक गुफा में गई थी और वहां पर वो खो गई थी। और जंगल के उस गुफा को हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं चंपदा गुफा। तो आपको यहां पे एक गुफा मिलेगा जिसका नाम क्या है? चंपदा गुफा। और यहीं पर हमको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो चंपकेश्वरी देवी का मंदिर। चंपकेश्वरी देवी का मंदिर आपको कहां मिलने वाला है? मोहदी में। तो मोहदी में कौन सा गुफा है? चंपदा गुफा नहीं है, यहां पर वो सिरपुर में। यहां पर गुफा है रानी खोल गुफा। तो रानी खोल गुफा, रानी खोल गुफा, यहां पर रानी लोकप्रभा यहां पर क्या होती थी? तो घूम गई थी। तो यहां पर रानी खोल गुफा है और इसी रानी खोल गुफा के पास एक मंदिर से नाम क्या है? चंपकेश्वरी देवी का मंदिर। तो चंपकेश्वरी देवी का मंदिर आपको कहां मिलने वाला है? मोहदी में। और ध्यान दीजिए, मोहदी का उस समय राजा कौन था? तो भीमसेन द्वितीय। और भीमसेन द्वितीय का भाई कौन था? भरतबल। और भरतबल की जो पत्नी थी कौन थी? लोकप्रभा। और लोकप्रभा कहां खो गई थी? तो गुफा में, जिसका नाम क्या है? रानी खोल का गुफा। ये जो आपका मोहदी है, जहां पर हमें क्या मिला? चंपकेश्वरी देवी का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इस मोहदी के आसपास हमको एक जनजाति मिलती है जिसका नाम है सवरा जनजाति। और ये जो सवरा जनजाति है, ये सवरा जनजातियों की एक आराध्य देवी है। और ये जो आराध्य देवी को हम बोलते हैं लजवरिया देवी। और उसी लजवरिया देवी का मंदिर भी आपको कहां मिलने वाला है? तो मोहदी में। मोहदी में एक जगह है भाटाडी, उसी भाटाडी में हमें लजवरिया देवी का मंदिर मिलता है। और वो जो लजवरिया देवी है वो आराध्य देवी होती है एक जनजाति की, इसका नाम क्या है? सवरा जनजाति। तो इस प्रकार से ये क्या था आपका? मोहदी। तो महासमुंद के पास एक उमरदा है जहां पर क्या है? गोमुख है, वहां पर दलदली शिव मंदिर है। और ऐसी बमनी है, बमनी में क्या है? ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर। और वैसे इसके पास में क्या है? तो मोहदी है। और मोहदी में क्या है? तो चंपकेश्वरी देवी का मंदिर। और ध्यान दीजिए, इस मोहदी का प्राचीन नाम क्या था? तो चंपापुर था। तो चंपापुर हमारा क्या है? तो मोहदी का नया नाम है। ध्यान दीजिएगा, इस महासमुंद को मैं थोड़ा डिटेल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहां से समझ कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो ये वीडियो थोड़ा हो सकता है कि लंबा बन जाए, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको आराम से पॉज करके भी देख सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये तो एक वीडियो है, ऐसा नहीं कि कोई क्लास है। तो अगर आपको बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बोर हो रहे हो या आपको कोई और भी काम करना है तो आप इसको पॉज कर सकते हो। पॉज करने के बाद इसको वापस चालू कर सकते हो या बाद में भी इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आज ही के दिन इस पूरे महासमुंद को मैं क्या करूं? तो कंप्लीट कर पाऊं और महासमुंद की एक एक गांव, एक एक जगह को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहां पर ये क्या था? मोहदी। और मोहदी में आपको क्या गुफा मिला है? रानी खोल का गुफा। और कौन सा मंदिर? चंपकेश्वरी देवी का मंदिर। अब ध्यान दो, जब हम यही से आगे बढ़ेंगे तो इस मोहदी और इस उमरदा के पास एक जगह है जिसका नाम है गौर खेड़ा। क्या बोलो? गौर खेड़ा। तो मैं यहां भी लिख देता हूं, यहां पर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो एक जगह क्या है? गौर खेड़ा। और इस गौर खेड़ा के बारे में ऐसा जाता है कि इसी गौर खेड़ा के पास एक पहाड़ है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या पहाड़ी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपको मिलने वाला है कहां पर? गौर खेड़ा में।
और ये जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है ना, इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी में एक शिव मंदिर है जिसको हम बोलते हैं बाबा डेरा। क्या बोलोगे? बाबा डेरा। और इस बाबा डेरा के नाम से इस पहाड़ के पास जो पठार है उसको हम बोलते हैं बाबा डेरा का पठार। तो महासमुंद में क्या पठार है? बाबा डेरा का पठार। तो बाबा डेरा का पठार आपको मिलने वाला है कहां पर? महासमुंद में। और इसी बाबा डेरा के पहाड़ में जो कि शिव मंदिर है, इसीलिए इस बाबा डेरा का पठार को हम महादेव पठार भी कहते हैं। मतलब महासमुंद, अगर महादेव पठार आपको जाना है तो आप महासमुंद से 11 किलोमीटर की दूरी में जो उमरदा है, उसी उमरदा के आगे में एक गांव, का नाम क्या है? गौरखेड़ा गांव। उसी गौरखेड़ा गांव में जो आपको पहाड़ दिख रहा है उसका नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। उसी ब्रह्मगिरी पर्वत में जो आपको जो पठार दिख रहा है उसका नाम क्या है? बाबा डेरा का पठार। और उसी बाबा डेरा के पठार को हम क्या बोलते हैं? महादेव पठार। तो मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई आपके छत्तीसगढ़ में वो कौन सा जिला है जहां पर आपको एक पठार मिल रहा है, बाबा डेरा का पठार या महादेव पठार, तो वो कहां पर है? महासमुंद जिला में। और किस जगह में? तो गौरखेड़ा जगह में। और वो कौन सा जगह है जहां पर जो श्रद्धालु लहरा लेने जाते हैं, तो वो क्या है? लहरी देवी का मंदिर। कहां पर? हथखोज में, जहां सप्तधारा क्या है? संगम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? गौरखेड़ा हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब मैं वापस इसे आगे बढ़ूंगा और जब मैं महासमुंद से आगे बढ़कर हम कहां जाएंगे? बागबहरा जाएंगे। तो महासमुंद से बागबहरा के बीच में यहां आपको 2 जंगल मिलेगा। और इस जंगल का जो नाम है वो क्या है? तो परसापानी जंगल। क्या बोलो? परसापाली जंगल। तो महासमुंद में आपको जो नीचे जो बागबहरा का जो क्षेत्र, वहां पर आपको 2 जंगल मिल रहा है। क्या क्या? परसापाली का जंगल और एक लड़ारी बहरा जंगल। तो लड़ारी बहरा जंगल आपको मिलेगा, 2 वन मिलेगा। क्या क्या? लड़ारी बहरा और परसापाली। तो ये पूरा जो एरिया है ये जंगल का है, जहां पर क्या है? लड़ारी बहरा जंगल और परसापाली जंगल। और इसी लड़ारी बहरा जंगल और परसापाली जंगल में आपको भारी मात्रा में भालू मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर सूनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहां पर परसापाली, यहां पर लड़ारी बहरा जंगल है। तो यहां के कुछ एनिमल्स यहां पर माइग्रेट होते हैं और हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में भालुओं का बोलबाला है। यहाँ बहुत सारे ऐसे मंदिर भी है जहां पर भालू आपको दिख जाएंगे। भालू वहां प्रसाद लेते हुए आपको दिख जाएंगे। खासकर 2 ऐसे मंदिर हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। महासमुंद में 2 ऐसे मंदिर है, 2 ऐसी देवी मंदिर है जहां पर भालू प्रसाद खाने जाते हैं। वो 2 कौन कौन से मंदिर है वो हम समझते हैं धीरे से। तो मंदिर में अगर भालू जा रहे हैं तो पक्की बात है आसपास क्या होगा? जंगल होगा। और जंगल यहां पर क्या क्या है? तो एक आपका लड़ारी बहरा जंगल, और लड़ारी बहरा जंगल के अलावा क्या जंगल है? तो परसापाली जंगल। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसी बागबहरा के पास जाएंगे और इसी लड़ारी बहरा जंगल में जाएंगे तो हमको यहां पर एक जगह मिलेगा जिसका नाम होगा, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां मान लीजिए बागबहरा है। तो यहां आपको जगह मिलेगा जिसका नाम होगा जुनवानी कला। और जुनवानी कला के आगे में आपको जगह मिलेगा कमरौद, और कमरौद के आगे में आपको मिलेगा गुंचा पाली। क्या क्या मिला? जुनवानी कला, उसके बाद क्या मिला? कमरौद, और कमरौद के आगे में क्या मिला? गुंचा पाली। ध्यान दीजिएगा, जो कमरौद है, कमरौद में सिद्ध बाबा मंदिर है। सिद्ध बाबा जनजातियों के नाग देवता होते हैं, इसलिए यहां के पहाड़ को हम क्या बोलते हैं? सिद्ध बाबा डोंगरी। क्या बोलोगे आप? सिद्ध बाबा डोंगरी। तो सिद्ध बाबा मंदिर कमरौद और कोसरंगी, यहां पर एक जगह क्या है? कोसरंगी भी है। तो कोसरंगी और कमरौद में आपको सिद्ध बाबा मंदिर मिलेगा, और वहां जो पहाड़ वो क्या है? सिद्ध बाबा डोंगरी है। और उसी सिद्ध बाबा डोंगरी के पीछे में जुनवानी कला है, और जुनवानी में आपको एक पत्थर मिलता है, एक बड़ा सा चट्टान मिलता है, और चट्टान को हम बोलते हैं नागिन पत्थर। क्या बोलते हैं? नागिन पत्थर। और नागिन पत्थर के कारण इस पूरे पठार को हम क्या बोलते हैं? नागिन पठार। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 पठार का नाम ले लिया। महासमुंद में मैंने 2 पठार का नाम लिया। एक पठार क्या है? महादेव पठार, और एक पठार क्या है? नागिन पठार। ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलने वाला, किसी किताब में लिखा ही नहीं है। हो सके वीडियो के बाद वो किताब में आ भी जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने आपको यहां पर 2 पठार बोला। क्या क्या? नागिन का पठार और महादेव पठार। तो महादेव पठार, जिसका एक और नाम क्या है? बाबा डेरा का पठार। और ठीक यहीं पर जुनवानी कला के पास आपको एक पठार मिलेगा, उसका नाम क्या है? नागिन पठार। और यहां आपको एक पहाड़ मिलेगा, उसका नाम क्या है? सिद्ध डोंगरी। और सिद्ध डोंगरी में यहां पर 2 मंदिर मिलेगा, 2 जगह में, कमरौद और कोसरंगी में क्या? सिद्ध बाबा मंदिर। और सिद्ध बाबा कौन होते हैं? तो हमारे जनजाति जीवन में जो नाग देवता होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिद्ध बाबा बोलते हैं।
अब ध्यान दीजिए, इसी सिद्ध बाबा को हम प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद इसी कमरौत के नीचे में आपको एक जगह मिलता है, नाम है मामा भांजा। वहां पर मामा भांजा मंदिर है। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि आपके छत्तीसगढ़ में सिर्फ बारसूर में मामा भांजा मंदिर नहीं है, बारसूर के अलावा भी छत्तीसगढ़ का एक और जिला है जहां पर मामा भांजा मंदिर, वो क्या है, महासमुंद। और महासमुंद में कहां पर, तो कमरौत के पास। तो छत्तीसगढ़ में एक मामा भांजा मंदिर दंतेवाड़ा के बारसूर में है और एक मामा भांजा मंदिर आपको महासमुंद के कमरौत के पास आपको मिल जाएगा। तो यहां कौन सा मंदिर है, मामा भांजा का मंदिर। और उसी मामा भांजा मंदिर के आगे में हम कहां जाएंगे, गुंचापाली। और जैसे ही हम ये गुंचापाली जाएंगे तो इसी गुंजापाली हम ये देखेंगे कि इस गुंजापाली में हमको एक पहाड़ में एक मंदिर मिलेगा और वो जो मंदिर होगा उसका नाम क्या होगा, चंडी मंदिर। तो ध्यान देगा, एक चंडी मंदिर कहां था, बिरकोनी में, और एक चंडी मंदिर कहां पर था, तो गुंचापाली में। तो गुंचापाली में क्या मिलेगा आपको, चंडी मंदिर। और ध्यान दिएगा, ये जो चंडी मंदिर है, इस चंडी मंदिर के बारे में थोड़ी खल्लारी में, अब चंडी मंदिर मैंने लिखवाया, उसको ना लिखकर आप लिखिए, अरे बिरकोनी में खल्लारी मंदिर है, चंडी मंदिर नहीं है। बिरकोनी में खल्लारी मंदिर है, चंडी मंदिर कहां पर है, गुंचापाली में। तो गुंचापाली में क्या मंदिर मिलेगा, क्या मिलेगा, चंडी मंदिर। और चंडी मंदिर का जो खास बात क्या है कि इसी चंडी मंदिर में हर शाम को यहां पर भालू जो है वो प्रसाद खाने आते हैं। मतलब कई मेरे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ में वो कौन सा जगह है जहां पर शाम के समय में भालू प्रसाद खाने आते हैं। तो उसमें से एक जगह कौन सा है, तो महासमुंद के गुंचापाली। महासमुंद का जो गुंचापाली है वहां पर जो मंदिर है उसका नाम क्या है, तो चंडी मंदिर। उसी चंडी मंदिर में जो भालू है वो प्रायः प्रसाद खाने यहां पर आते हैं और वो भालू आपको मिल ही जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, दो जगह जरूर जाना, कहां पर, महासमुंद में। एक आपका कहां, गुंचापाली, भालू को देखने, और एक जगह कहां, तो हथखोज, लोगों को लुढ़कते हुए देखना, लहर खाते हुए देखना। ठीक है, तो यहां पर क्या था आपका, गुंचापाली। अब तो इसी गुंचापाली की आगे बढ़ो तो क्या मिलेगा, सुवरमार। और ध्यान दीजिए, जो सुवरमार है, सुवरमार पहले एक जमींदारी थी और ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक बहुत ही आतंकी सुवर था। उस आतंकी सुवर को मारने वाला एक जनजाति संबंधी यहां एक जमींदार था। सौता जनजाति के लोग यहां मिलते थे। तो सौता जनजाति का एक व्यक्ति जिसका नाम था पूरन सिंह, तो पूरन सिंह ने एक आतंकी सुवर को यहां मारा था, करके इसका नाम क्या है, सुवरमार। तो ये नाम क्या हो गया, सुवरमार। और यहां पर क्या था आपका, तो गुंचापाली। तो गुंचापाली में क्या है, तो चंडी मंदिर। और बिरकोनी में मैंने क्या बताया कि खल्लारी मंदिर है। अब मैंने बोला कि भाई एक और चंडी मंदिर, यहां देख लीजिए कि यही पास में एक जगह है बेमचा। क्या है, बेमचा। और बेमचा में भी क्या है, तो चंडी मंदिर। तो चंडी मंदिर दो जगह है, एक कहां पर है, गुंचापाली में, और एक कहां पर है, बेमचा। बेमचा और गुंचापाली, ये दो जगह में कि महासमुंद में क्या मिलेगा, चंडी मंदिर। बिरकोनी में जो मंदिर वो क्या है, तो खल्लारी मंदिर। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा यहां पर इसको थोड़ा मिटाया जाए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और उसको आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये जो जिला है, इस जिले की मैं एक एक गांव को आपको समझाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आपसे कोई नदी, कोई नाला, कोई मंदिर भी ना छूटे, कोई पहाड़ भी ना छूटे इस जिले से। क्योंकि हम जितना भी जो अध्ययन करेंगे वो विस्तृत अध्ययन ही करेंगे। मेरी आदत है, मैं आपको डिटेल में ही पढ़ाने वाला हूं, कोई भी शॉर्टकट में नहीं अपनाने वाला। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हो कि ये डिटेल स्टडी मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ से आपको अच्छे से परिचित कराऊं, तो मेरे से इस चैनल में आप इस प्रकार से जुड़े रहिए हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हमें क्या मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये मेरा महासमुंद है, इसी महासमुंद के पास मेरे पास एक और जगह है जिसका नाम क्या है, खट्टी। महासमुंद के आगे में आपको जगह क्या मिलता है, खट्टी। और इस खट्टी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस खट्टी में भी आपको दो मंदिर मिलता है। एक मंदिर का नाम है सोनई माता मंदिर और एक का नाम है क्या, रुपई माता मंदिर। तो रुपई माता मंदिर और सोनई माता मंदिर, ये स्वप्न देवी का दर्जा इनको मिला है। तो सोनई माता मंदिर और रुपई माता मंदिर ये कहां मिलने वाला है आपको, खट्टी में। और खट्टी के आगे में क्या है, तो देख लीजिए उमरदा जो हम पढ़े हैं, और उमरदा के पास क्या था, मैं बताया था मोहदी, जहां पर क्या है, चंपकेश्वरी देवी का मंदिर। चंपकेश्वरी देवी को चंपई माता भी बोलते हैं। तो चंपई माता मोहदी में, और खट्टी में क्या है, तो
तो खट्टी में सोनई एवं रुपई माता मंदिर। तो सोनई एवं रुपई माता मंदिर कहाँ मिलने वाला है? खट्टी में। और वहीं जो बेमचा है, तो बेमचा में क्या है? तो चंडी मंदिर है। और वहीं जो बिरकोनी है, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है, और औद्योगिक क्षेत्र के अलावा बिरकोनी में जो मंदिर है उसका नाम क्या है? तो खल्लारी मंदिर है। अब ये ध्यान दीजिए, ये अगर ये मेरा क्या है? महासमुंद, तो इसी खट्टी उमरदा के आगे में यहां एक जगह मिलता है जिसका नाम है खल्लारी। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं? खल्लारी। इस खल्लारी को हम बोलते हैं भीम खोज। क्या बोलते हैं? भीम खोज। अब ये भीम खोज मैंने नाम क्यों दिया है, ये हमने नाम क्यों दिया, ये हम देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महासमुंद है ये महाभारत कालीन भी है। कई बार महासमुंद के महा शब्द जो है वो महाभारत से भी निकलता है। तो महासमुंद में जो महासमुंद है, मैंने क्या बोला कि महासमुंद महाभारत कालीन भी ये क्या है? स्थल है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी महासमुंद में जब जो पांडव थे, जब पांडव कुंती मां के साथ जब वो वनवास की ओर गए थे, तो वनवास के दौरान वो कुछ समय अपना इस क्षेत्र में भी बिताए थे। कहां पर? तो महासमुंद में। तो ध्यान दीजिएगा, इसी महासमुंद का जो खल्लारी है, उसी खल्लारी में जो शकुनी मामा थे, शकुनी मामा ने लाख से एक महल का निर्माण किया था, ताकि वो जब पांडव उस महल में प्रवेश करेंगे तो शकुनी मामा उस लाख के महल को क्या करे थे? जला दे। तो पांडवों को जलाने के लिए यहां पर शकुनी ने एक लाख का महल बनाया था, जिसको बोलते हैं लाछागृह। क्या बोलते हैं? लाछागृह। तो आपको लाछागृह दिखने वाला है कहां पर? कहां पर? तो खल्लारी में। खल्लारी में एक जगह है जिसका नाम है लखेसरी। तो लखेसरी एक जगह है। इसी लखेसरी में लखेसरी गुड़ा, इसी लखेसरी गुड़ा में आपको लाछागृह मिलेगा। तो अगर आपको ये लाछागृह देखना है तो आप कहां जाओ? खल्लारी के लखेसरी गुड़ा में। उस लखेसरी गुड़ा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसी लखेसरी गुड़ा में जो शकुनी है, शकुनी ने यहां पर लाख का महल बनाया था, ताकि वहां पर पांडवों को वो क्या कर पाए? तो जला पाए। आज भी इस लखेसरी गुड़ा में आपको कोयले का राख दिखता है। ऐसा लगता है कि यहां पे कोई महल हुआ होगा जिसको जलाया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस भीम खोज का नाम क्यों पड़ा? ऐसा कहा जाता है कि ये जो आपका बिरकोनी है, बिरकोनी के पास एक पहाड़ है, एक चट्टान है। इस चट्टान में कोई भी वृक्ष नहीं है। तो चट्टान में, एक पहाड़ में वृक्ष नहीं होने के कारण इसका नाम है चेंदवा डोंगरी। क्या नाम है? चेंदवा डोंगरी। और उसी चेंदवा डोंगरी में आपको भीम का एक बहुत ऊंचा क्या मिलेगा? प्रतिमा मिलेगा। करीब 22 फीट ऊंचा भीम का यहां पर क्या है? प्रतिमा है। कहां पर? चेंदवा डोंगरी। और चेंदवा डोंगरी यहां नाम इसलिए रखा गया, चेंदवा डोंगरी मतलब एक ऐसा डोंगरी, एक ऐसा पहाड़ जिसमें वृक्ष नहीं है। तो वृक्ष नहीं है करके नाम क्या है? तो चेंदवा। तो नाम क्या हो गया? चेंदवा डोंगरी। और वहीं जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम पढ़ेंगे इस जगह क्या? पटेवा। और पटेवा से पहले क्या पढ़ेंगे? पिथौरा। तो पिथौरा के पास एक गांव है जिसका नाम है अर्जुनी। और पिथौरा अर्जुनी के पास आपको एक पहाड़ मिलेगा जिसका नाम है ढेलवा डोंगरी। क्या नाम है? ढेलवा डोंगरी। तो एक ढेलवा डोंगरी और एक क्या है? चेंदवा डोंगरी। ध्यान दीजिएगा, ढेलवा डोंगरी में भीम के पैर के निशान दिखते हैं। तो भीम का जो पैर का निशान है, और यहां पर आपको चीलम मिलेगा, भीम का चीलम और भीम का पैर का निशान, इसलिए इसका नाम है भीम पांव और भीम चूल। मतलब महासमुंद में इधर क्या है? भीम पांव और भीम चूल। और वहीं यहां पर क्या है? तो चेंदवा डोंगरी, जहां भीम का आपको क्या मिलेगा? प्रतिमा मिलेगा। तो यहां भीम का पांव है और भीम ने इस महल का खोज किया, इस लाछागृह का। इस नाम क्या है? भीम खोज। तो भीम खोज क्या है? खल्लारी। और भीम पांव, भीम चूल क्या है? ढेलवा डोंगरी। और भीम का जो ऊंचा प्रतिमा है वो कहां पर है? चेंदवा डोंगरी। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, एक क्या है? चेंदवा डोंगरी, एक क्या है? ढेलवा डोंगरी। तो ढेलवा डोंगरी में क्या है? भीम पांव और भीम चूल। तो ध्यान दीजिए, भीम खोज में क्या है? लाछागृह है। लाछागृह निर्माण कौन किए थे? शकुनी ने किया था। और वो कहां मिलेगा? तो लखेसरी गुड़ा में। इसी खल्लारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि खल्लारी, इसका पुराना नाम खलवाटिका था। ये खलवाटिका छत्तीसगढ़ के कलचुरियों की लाहौरी शाखाओं की ये क्या थी? राजधानी थी। ध्यान दीजिएगा, लाहौरी शाखा मैंने बोला तो क्या? रायपुर शाखा। छत्तीसगढ़ के रायपुर शाखा के जो पहले राजा थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम लक्ष्मी देव था। जिनके पुत्र थे उनका नाम क्या था? तो सिंघण देव। सिंघण देव के बाद रामचंद्र देव, और रामचंद्र देव के बाद आपको नाम क्या मिलता है? तो हरि ब्रह्मदेव राय।
तो हरि ब्रह्मदेव राय ये सब ही लोग शासन कहाँ किया है, यही खल्लारी में। मतलब रायपुर का जो कलचुरी है, रायपुर की कलचुरी को जो उदय हुआ वो कहाँ से हुआ है, तो खल्लारी से हुआ। तो ये खल्लारी उनकी क्या थी, राजधानी थी। इसी खल्लारी में जब हम जाते हैं तो हमें एक खल्लारी अभिलेख मिलता है। ये खल्लारी अभिलेख हमको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम है नारायण मंदिर। ध्यान दीजिएगा, खल्लारी में एक मंदिर है, वहाँ पर खल्लारी देवी का मंदिर तो है ही, खल्लारी देवी के मंदिर के अलावा यहाँ पर एक और मंदिर का नाम है नारायण देवी का, सॉरी क्या, नारायण मंदिर है। नारायण मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नारायण मंदिर को बनाने वाले एक मोची हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, देवपाल मोची। तो देवपाल मोची मतलब समझ लीजिए एक समय था जब मोची या कोई भी जो निम्न क्लास के जो लोग होते थे उनको मंदिरों में प्रवेश क्या था तो वर्जित था। तो उसके बावजूद यहाँ पे एक ऐसा राजा हमको दिख रहा है, कौन, हरि ब्रह्मदेव राय, जो बिल्कुल भी किसी प्रकार का छुआछूत नहीं मानता। और उन्होंने अपने ही शासनकाल में मतलब बिना भेदभाव के अपने शासनकाल में उन्होंने एक मोची को या एक मोची से एक मंदिर का निर्माण करवाया जिनका नाम क्या था, देवपाल। और मंदिर का नाम क्या है, नारायण मंदिर। तो नारायण मंदिर जिसका निर्माण 1415 ईस्वी में हुआ, ये मंदिर आपको कहाँ मिलने वाला है, तो ये मंदिर आपको खल्लारी में मिलने वाला है। इसी नारायण मंदिर में आपको एक अभिलेख मिलता है, नाम है क्या, तो खल्लारी अभिलेख। उस खल्लारी अभिलेख को लिखने वाले पंडित दामोदर मिश्र थे। तो पंडित दामोदर मिश्र द्वारा लिखा गया आपको यहाँ अभिलेख मिलेगा, कौन सा, खल्लारी अभिलेख। एक मंदिर में नाम क्या है, नारायण मंदिर। और इस नारायण मंदिर के निर्माता कौन है, देवपाल मोची। और ये किनके काल बनाया है, तो राजा हरि ब्रह्मदेव राय के काल में। और कब बनाया, तो 1415 ईस्वी में। ये मैं पढ़ाऊंगा तब जब हम कलचुरी काल को पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका खल्लारी हुआ। तो खल्लारी एक प्राचीन क्या रही, राजधानी रही। और यहाँ पर हमें मंदिर मिलने वाला है कौन सा, तो खल्लारी देवी का मंदिर। तो खल्लारी देवी मंदिर एक तो आपका खल्लारी में है, उसके अलावा कहाँ पर है, तो बिरकोनी में। इसके अलावा आप एक चीज और ध्यान लीजिए, तुमगांव और घोड़ारी के पास एक और जगह, इसका नाम है कौवा झार। क्या नाम है, कौवा झार। और उस कौवा झार के पास आपको एक नाला मिलेगा, इसका नाम है कोडार नाला। ये जो कोडार नाला है, ये कोडार नाला महानदी से मिल जाता है। और इसी कौवा झार के पास ये नाला एक जलाशय का निर्माण करते, इसका नाम है कोडार जलाशय। कोडार जलाशय का एक और नाम है शहीद वीर नारायण सिंह जलाशय। तो शहीद वीर नारायण सिंह जलाशय क्या है, कोडार जलाशय, जिसका इनकॉर्पोरेशन 1981 में हुआ। 1981 को इस जलाशय का क्या हुआ था, तो स्थापना हुआ था। तो शहीद वीर नारायण सिंह यहाँ पर क्या है, जलाशय है। और कौन सा, कोडार जलाशय। तो इसी कोडार नाला में इसी कौवा झार में आपको एक मंदिर मिलेगा। और वो जो मंदिर है वो भी क्या है, तो खल्लारी मंदिर। तो महासमुंद में कुल मिला के 3 खल्लारी मंदिर आपको मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ, एक कोडार जलाशय के पास, एक कहाँ पर खल्लारी में, और एक कहाँ पर बिरकोनी में। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि मैं यहाँ पर कई सारे आपको देवी माता का मंदिर आपको दिखा पा रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए महासमुंद एक ऐसा जगह है जहाँ आपको हर एक गाँव में एक ना एक देवी मैया का मंदिर आपको जरूर मिलने वाला है। चलिए अब मैं थोड़ा मेन रोड में हम आते हैं। तो वापस हम कहाँ जाएंगे, घोड़ारी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया भाई, घोड़ारी में क्या मिलेगा, स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। और घोड़ारी से आगे में क्या है, तुमगांव। और तुमगांव में क्या है, छछान देवी का मंदिर। उसी तुमगांव से हम आगे बढ़ेंगे। जब तुमगांव से आगे बढ़ेंगे तो तुमगांव के ठीक आगे में आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है पिथौरा। तो मैं यहाँ नाम के लिए देता हूँ पिथौरा, इसको तो मिटा देता हूँ मैं, तो ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर आगे में क्या है, पिथौरा है। तो ध्यान दीजिएगा, तुमगांव से हम आगे बढ़ेंगे और तुमगांव के ठीक आगे हमें क्या मिलेगा, पिथौरा। पिथौरा के आगे क्या मिलेगा, बसना। यहीं पर क्या है, बीच में क्या है, पटेवा। और बसना का क्या है, सरायपाली। और सरायपाली के आगे में क्या है, तो क्या है, तो सिंघौरा। मतलब अगर आप NH 53 से आगे बढ़ रहे हो कहां पर, महासमुंद जिला में, तो सबसे पहले आप क्या मिलेगा, घोड़ारी। घोड़ारी के आगे क्या मिलेगा, तुमगांव। तुमगांव के आगे क्या मिलेगा, पिथौरा। पिथौरा के क्या मिलेगा, पटेवा। पटेवा का क्या है, बसना। बसना का क्या है, सरायपाली। और सरायपाली के आगे क्या है, तो सिंघौरा है। अभी ध्यान दीजिएगा, जब ये पिथौरा आप जाओगे तो पिथौरा में भी आपको एक मंदिर मिलेगा। पिथौरा में आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर मिलने वाला, जो क्या है, तो कामाख्या देवी का मंदिर। ऐसा कामाख्या देवी का मंदिर आपको कहां मिलता है, तो असम में मिलता है। तो असम के अलावा आपको छत्तीसगढ़ में भी एक कामाख्या देवी का मंदिर मिलने वाला है। वो कहां मिलने वाला है, तो पिथौरा में। पिथौरा से हम आगे बढ़े तो कहां जाएंगे, पटेवा में।
मैंने बताया भाई पटेवा में पंचकोसी महादेव मंदिर है, और पंचकोसी महादेव मंदिर में कौन सा, तो पटेश्वर महादेव मंदिर। पटेश्वर महादेव मंदिर के अलावा आपको यहाँ एक और मंदिर मिलेगा, नाम है पतई माता का मंदिर। तो पतई माता का मंदिर भी आपको कहाँ मिलेगा, तो पटेवा में। तो पटेवा में 2 मंदिर, क्या क्या, पटेश्वर महादेव मंदिर और पतई माता का मंदिर। इसी पटेवा के आगे में आपको जगह मिलेगा बावनकेरा, और ध्यान दीजिएगा जब ये बावनकेरा आप जाओगे तो बावनकेरा में भी आपको एक मंदिर मिलेगा, इसका नाम है मुगई माता का मंदिर। क्या मंदिर, मुगई माता का मंदिर। और मुगई माता के मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मुगई माता का मंदिर वो मंदिर है जहां पर भालू प्रसाद खाने आता है। तो इस प्रकार से 2 ऐसे मंदिर हो गए कहां पर, महासमुंद में, जहां पर भालू प्रसाद खाने आ रहे हैं। एक आपका क्या, मुगई माता का मंदिर, और दूसरा आपका क्या, तो दूसरा गुंचापाली का चंडी मंदिर। मतलब इसके बाद कभी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई छत्तीसगढ़ का वो कौन कौन सा जगह है जहां भालू प्रसाद खाने आता है, तो पहला जगह क्या है, बावनकेरा का मुगई माता का मंदिर, और दूसरा क्या है, तो गुंचापाली का चंडी मंदिर। तो ये 2 ऐसे मंदिर है जहां प्राय भालू क्या करते हैं, प्रसाद खाने पहुंच जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो भालू है कब कहां मिलने वाला है, बावनकेरा में। इसी बावनकेरा से आगे कहां बढ़ोगे, तो बसना, कहां जाओगे आप, बसना। और इसी बसना के आगे आप कहां जाने वाले हो, सरायपाली। तो इस प्रकार से ये जो आपका सरायपाली है, तो जब कभी हम सरायपाली जाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा, सरायपाली में हमको एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन मिलेगा। अब मैं बात करूँ इस प्रीशियस स्टोन की, तो आपको ध्यान देना होगा जो सलमान खान है, सलमान खान हमेशा एक अंगूठी में एक प्रीशियस स्टोन पहनते हैं, इसका नाम है फिरोजा। तो अगर मैं बात करूं किसकी, फिरोजा की, तो फिरोजा जिसको हम बोलते हैं क्या, टर्कोइस। तो ध्यान दीजिए आपके छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 28 प्रकार के खनिज मिलते हैं। उन 28 प्रकार के खनिजों में एक खनिज क्या है, तो टर्कोइस भी है। टर्कोइस एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है, और टर्कोइस आपको सिर्फ और सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलने वाला है, तो सरायपाली में। टर्कोइस क्या होता है, तो टर्कोइस आपका हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम होता है, मतलब हाइड्रेटेड फॉस्फेट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम होता है। जैसे कि मैं बात करूं कॉपर, तो कॉपर एल्यूमिनियम का ये क्या है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म है, फॉस्फेट ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म। तो ये फॉर्मूला अगर आपको मिलेगा, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है किसका, तो फिरोजा का। तो फिरोजा मतलब क्या है, टर्कोइस। तो टर्कोइस क्या है, तो CuAl6 PO4 होल 4 OH होल 8 डॉट 4H2O, ये क्या आपका टर्कोइस। तो इस प्रकार से कभी अगर आपसे ये पूछा जाए तो कि छत्तीसगढ़ में वो कौन सा जगह है जहां पर आपको फिरोजा मिलेगा, टर्कोइस मिलेगा, तो ध्यान दीजिए टर्कोइस आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलने वाला है, तो सरायपाली में। तो इसलिए सरायपाली आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट जगह है। जब हम इस सरायपाली से आगे बढ़ेंगे तो सरायपाली के ठीक आगे में हमको क्या मिलेगा, सिंघौरा। और मैं आपको बताया था कि भाई इसी सिंघौरा के पास एक पहाड़ी कौन सा है, रदन पहाड़ी, जहां से एक नदी का भी उद्गम कौन सा है, तो लात नदी। और इसी सिंघौरा के पास आपको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो रुद्रेश्वरी देवी का मंदिर। तो रुद्रेश्वरी देवी का मंदिर आपको कहां मिलने वाला है, सिंघौरा में। और रुद्रेश्वरी देवी के मंदिर के अलावा, मतलब मंदिर क्या है, तो रुद्रेश्वरी देवी का मंदिर, और रुद्रेश्वरी देवी का मंदिर के अलावा घंटेश्वरी देवी का मंदिर भी आपको मिलने वाला है। कहां पर, तो सिंघौरा में। तो सिंघौरा में 2 प्रसिद्ध आपको देवी मंदिर मिलेगा, क्या, रुद्रेश्वरी देवी का मंदिर और घंटेश्वरी देवी का मंदिर। और इसी सिंघौरा के ऊपर में एक पहाड़ क्या है, तो रदन पहाड़ी। और इसी रदन पहाड़ी के पास से आपको एक नदी का उद्गम मिलेगा, नाम क्या है, लात नदी। और ध्यान दीजिएगा इसी रदन पहाड़ी के आगे में आपको मिलेगा क्या, मूधा पहाड़। क्या मिलेगा, मिलेगा आपको मूधा पहाड़। तो यहां पर आपको एक और पहाड़ मिल गया, क्या, मूधा पहाड़। और इसी मूधा पहाड़ के आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम होगा लिमुआगुड़ा। और लिमुआगुड़ा के अलावा आपको मिलेगा दिमाऊगुड़ा। और दिमाऊगुड़ा के अलावा आपको एक और जगह मिलने वाला है जिसका नाम है रहटी खोल। क्या बोलो, रहटी खोल। तो रहटी खोल, लिमुआगुड़ा और दिमाऊगुड़ा, ये तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए ये 3 जगह ऐसे जगह है जहां से आपको गोल्ड मिलने वाला है। गोल्ड मतलब स्वर्ण। मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई महासमुंद में आपको स्वर्ण कहां मिलेगा, गोल्ड कहां मिलेगा, तो महासमुंद में आपको गोल्ड कहां मिलने वाला है, तो दिमाऊगुड़ा, लिमुआगुड़ा और रहटी खोल में। आपको पता है कि गोल्ड एक बहुत ही प्रीशियस क्या है, मेटल है।
गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि नॉन रिएक्टिव मेटल है, वो ज़्यादा आसानी से रिएक्ट नहीं करता। कभी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अगर पढ़ोगे भाई मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है, तो हम पोटेशियम पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट नॉन रिएक्टिव कौन सा है, तो प्लैटिनम और गोल्ड और सिल्वर है। तो गोल्ड आपको मिलने वाला है कहां पर, महासमुंद में, कहां, दिमाओगुड़ा, लिमुआगुड़ा और रहटीखोल में। वो क्यों मिलने वाला है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इसके यहां बलौदा बाजार में यहां पर क्या है, तो राजा देवरी, और राजा देवरी के अलावा ठीक यहां क्या है, तो सोना खान। तो आपको अच्छे से मालूम भाई सोना खान और राजा देवरी में क्या है, स्वर्ण मिलता है। तो अगर यहां सोना मिल रहा है तो ऑब्वियसली यहां भी क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। तो यहां कहां मिलेगा, तो रहटीखोल में, दिमाओगुड़ा में और लिमुआगुड़ा में। अब मैंने बताया भाई यहां पर क्या है, सरायपाली। सरायपाली से बसना के बीच में जब आगे बढ़ोगे तो आपको एक जगह मिलेगा, इसका नाम है बिजरा भाटा। बिजरा भाटा के अलावा यहां पर क्या है, सलहे तरई। ध्यान दीजिएगा, जो सलहे तरई है वो चूना पत्थर का क्षेत्र है। और जो बिजरा भाटा है, बिजरा भाटा के अलावा आगे में है रामपुर। इस रामपुर से आप सीधा सिरपुर जा सकते हो, रामपुर सिरपुर। तो बिजरा भाटा के पास क्या है, रामपुर। तो बिजरा भाटा और जो रामपुर है, ये दो ऐसी जगह है आपके महासमुंद जिले के जहां से आपको एक खनिज मिलेगा, एक आयस्क मिलेगा। और ये जो आयस्क है ये क्या है, तो गैलेना। अगर मैं गैलेना बोल रहा हूं तो गैलेना क्या होता है, तो गैलेना पीबीएस। पीबीएस मतलब लेड टू सल्फाइड। लेड टू सल्फाइड में आपको क्या मिलेगा, लेड, मतलब लेड का आप एक्सट्रैक्शन अगर आपको करना है, अगर आपको इसका धातु कर्म करना है जिससे आप लेड निकाल पाओ, शीशा निकाल पाओ, तो आप क्या, कौन सा आयस में जाओगे, गैलेना में। और गैलेना फॉर्मूला क्या है, पीबीएस। और यही गैलेना आपको मिलने वाला है कहां पर, महासमुंद में। और महासमुंद में जो आपको गैलेना मिलेगा, तो वो गैलेना कहां मिलेगा, तो गैलेना आपको बिजरा भाटा और रामपुर में मिलेगा। इसके अलावा इसी के नीचे में आपको कुछ जगह मिलेगा जिसका नाम है का चियूरगुड़ा और मकरमुटा और घाट कछार। तो घाट कछार, चियूरगुड़ा और माकरमुटा, ये ऐसे जगह है आपके कहां के, तो महासमुंद के, जहां से आपको एक और खनिज मिलेगा। और ये जो खनिज होगा इसका नाम क्या है, तो फ्लोराइट। क्या बोलो, फ्लोराइट। और अगर मैं फ्लोराइट बोल रहा हूं तो ये क्या है, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, फ्लोराइट। कैल्शियम फ्लोराइड एक, मतलब फ्लोराइड जो है वो एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के तहत काम करता है। इसको हम स्टील प्लांट में इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड का आपको कहां मिलने वाला है, तो मकरमुट्टा, चिरगुड़ा और घाट कछार में। तो इस प्रकार से आपके महासमुंद में बहुत सारे खनिज मिलते हैं। उन 28 प्रकार के खनिजों में एक टर्कोइस है। टर्कोइस कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सरायपाली में मिलेगा, पूरे छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा क्या मिलेगा, लेड। लेड कहां मिलेगा, तो बताया आपको बिजरा भाटा और रामपुर में। सलहे तराई और बिरकोनी में क्या मिलेगा, चूना पत्थर। और फ्लोराइड कहां मिलेगा, चिरगुड़ा, माकरमुट्टा और घाट कछार। और वहीं आपको जो गोल्ड है, तो गोल्ड कहां मिलेगा, गोल्ड आपको दिमाओगुड़ा, लिमुआगुड़ा और रहटीखोल में मिलेगा। तो ये हमारा क्या था, महासमुंद। और मैंने बताया कि भाई महासमुंद जो है, इसी महासमुंद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, तो सिरपुर है। इसी सिरपुर के पास आप देखिएगा कि सिरपुर से कुछ दूरी में आपको यहां एक जगह मिलेगा जहां एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसको बोलते हैं लज्जा देवी का मंदिर। सिरपुर के पास एक मंदिर का नाम क्या है, लज्जा देवी का मंदिर। ये भी आप याद रखिए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, कहाँ किसका, महासमुंद, वो क्या है, तो सिरपुर है। तो हम पहले सिरपुर समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिरपुर है। अगर बात करूँ सिरपुर की, तो सिरपुर एक हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है। इस पुरातात्विक स्थल के बारे में जानकारी देने वाले जो व्यक्ति, उनका नाम क्या था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम के कनिष्ठ अधिकारी JD बैकलर 1870 के दशक में इसकी पुरातात्विक महत्व को इन्होंने समझाया था। सिरपुर का जो पहली बार जो उत्खनन कार्य हुआ था वो 1953 से लेकर 1956 को हुआ था। उसके बाद 1970 के दशक में हुआ था, फिर 1999 में हुआ था। तो 1953 से लेकर 1956 में एक व्यक्ति का नाम है पंडित मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पंडित मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का जो पुरातात्विक स्थल कौन सा, सिरपुर, इस सिरपुर का उन्होंने उत्खनन कार्य किया था। कब, 1953 में। कौन, पंडित मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। बाद में 1970 को फिर उत्खनन हुआ था। फिर 1999 से लेकर 2004 के बीच में दो व्यक्ति का नाम अरुण कुमार और अरुण कुमार के अलावा जगपति जोशी, इन दोनों ने भी पूरा इस स्थल का क्या किया है, तो उत्खनन कार्य किया है। अरुण कुमार मुख्य व्यक्ति है जो सिरपुर के मेन
इसके एक्सकेवेटर है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने नाम लिया जगपति जोशी का। जगपति जोशी वो व्यक्ति जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के भी कई स्थलों को उन्होंने खोज किया था। अब वो कौन सा स्थल था, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख के बताओ कि जगपति जोशी ने वो कौन सा जगह है हड़प्पा सभ्यता का जिन्होंने क्या किया था, खोज किया था। हालांकि इनका इन्वॉल्वमेंट हमको कहाँ दिख रहा है, तो सिरपुर में। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सिरपुर की बात कर रहा हूँ। तो सिरपुर एक ऐसा जगह है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में इस सिरपुर का नाम था चित्रांगदापुर। चित्रांगदापुर क्यों? क्योंकि चित्रांगदा जो है वो माता थी किनकी, बब्रुवाहन की। बब्रुवाहन कौन थे? तो वो पुत्र थे किनके, अर्जुन के। तो अर्जुन की वाइफ चित्रांगदा, उनके पुत्र कौन, बब्रुवाहन। और वही बब्रुवाहन यहां पर क्या करते थे, शासन करते थे। तो यहां शासन करने के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा था, चित्रांगदापुर। हालांकि इस चित्रांगदापुर का आगे चलकर 6वीं ईसा पूर्व के आसपास इसका नाम पड़ा था श्रीपुर। और यही श्रीपुर 6वीं सदी के आसपास इसका नाम क्या पड़ा था, सिरपुर पड़ा था। तो सिरपुर का नाम क्या है, श्रीपुर भी है और चित्रांगदापुर भी है। इस सिरपुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सोमवंशियों का गढ़ था। सोमवंशी शासकों ने यहाँ शासन किया है। वो हम इतिहास, जब छत्तीसगढ़ में हम इतिहास पढ़ाऊंगा तब मैं इसको क्लियर करूंगा आपको अच्छे से। बहुत सारे मैं आपको अभिलेख, शिलालेख बताऊंगा, तो उसके माध्यम से हम इतिहास को पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भाई, एक सोमवंशी शासक में हम बोलते पांडु वंश। तो पांडु वंशों की ये क्या थी, राजधानी थी। हालांकि पांडु वंशों से पहले सरपुरियों की भी ये क्या थी, तो राजधानी थी, क्या आपका, सिरपुर। तो ध्यान दीजिएगा, सिरपुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिरपुर में हमको एक मंदिर मिलता है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मण मंदिर, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, मंदिर है। तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, सिरपुर चलते हैं। तो जब हम सिरपुर जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस सिरपुर में सबसे पहले आपको एक टीला मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो सुरंग टीला। तो जब इसका खुदाई हुआ था, तो खुदाई होने के बाद यहाँ हमको एक टीला मिला और टीला का नाम क्या है, तो सुरंग टीला। ये जो आपको सुरंग टीला है, इसी सुरंग टीला के आसपास बहुत सारे हमको मंदिर मिलते हैं। इस सुरंग टीला के पास एक ताल हमको मिलेगा, इसका नाम है राकस ताल। तो एक राकस ताल हमको मिलेगा और राकस ताल के पास क्या है, सुरंग टीला है। और ये सिरपुर किस नदी किनारे है, तो महानदी के किनारे, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी सिरपुर के पास एक जलप्रपात है, एक छोटी सी धारा है, कई लोग उसको बोरित नाला बोलते हैं। तो इसमें आपको एक वाटरफॉल भी मिलेगा और ये वाटरफॉल का नाम क्या है, धासकुद। तो सिरपुर में कौन सा वाटरफॉल है, तो धासकुद वाटरफॉल। कभी अगर आप सिरपुर जाते हो तो इस वाटरफॉल भी जरूर जाना आप। कौन सा वाटरफॉल, धासकुद वाटरफॉल। कहां पर, सिरपुर में। और क्या ताल है, राकस ताल। सिरपुर किस नदी किनारे है, तो सिरपुर आपका महानदी के किनारे है। और क्या टीला है वहां पर, सुरंग टीला। सिरपुर जब खुदाई हुआ तो वहां पर बहुत सारे मंदिर मिले, करीब 22 शिव मंदिर मिले, करीब 4 वैष्णव मंदिर मिले, 10 के आसपास वहां पर बौद्ध विहार मिला, 2-3 के आसपास वहां पर जैन विहार भी मिला। तो इन सबको हम देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो यहाँ इंपॉर्टेंट मंदिर वो क्या है, लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का वो मंदिर है आपके छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा मंदिर है जहां लाल ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो लाल ईंटों से निर्मित ये पहला मंदिर था। ये गुप्तकालीन एक मंदिर हुआ करता है, कौन सा, तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। लाल ईंटों से निर्मित होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ का लाल ईंटों का ताजमहल भी कहा जाता है। और इस मंदिर की निर्माणकर्ता कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, जब पांडु वंश हम पढ़ेंगे तो पांडु वंश में हम एक राजा का नाम पढ़ेंगे, इसका नाम है क्या, चंद्रगुप्त। उस चंद्रगुप्त का एक पुत्र था, इसका नाम क्या था, हर्षगुप्त। और हर्षगुप्त की जो रानी थी, उनकी जो पत्नी थी, वो वाष्टा देवी थी, जो कि मौखरी वंश की राजकुमारी थी। तो रानी वाष्टा देवी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। क्यों किया था, क्योंकि राजा हर्षगुप्त का निधन हो गया था और हर्षगुप्त के निधन के बाद उनकी स्मृति में इन्होंने यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम क्या है, लक्ष्मण मंदिर। हालांकि इस लक्ष्मण मंदिर को पूर्ण करने वाले वाष्टा देवी के पुत्र, जिनका नाम क्या था, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन वो थे जिन्होंने इस मंदिर को पूर्ण किया, लेकिन इस निर्माण कार्य चालू कराने वाली कौन थी, तो वाष्टा देवी थी। तो यहाँ एक मंदिर क्या मिलेगा, लक्ष्मण मंदिर। अब जहाँ लक्ष्मण मंदिर होगा वहाँ राम मंदिर भी होगा, तो यहाँ पर उसी समय का एक पुराना राम मंदिर भी आपको मिल जाता है। और मैंने बोला कि भाई महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का जो काल है वो स्वर्ण युग कहलाता है हमारे छत्तीसगढ़ का। क्यों कहलाता है कि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण में यहाँ कई मंदिरों को उन्होंने निर्माण कराया था। तो उस क्रम में एक मंदिर का नाम उसको मिलता है, इसका नाम क्या है, तो बाला अर्जुन मंदिर, बाला अर्जुन महादेव मंदिर, को हम बालेश्वर महादेव मंदिर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक और मंदिर आपको मिलेगा क्या, बालेश्वर महादेव मंदिर। तो एक राम मंदिर, एक लक्ष्मण मंदिर और एक बालेश्वर महादेव मंदिर। हालांकि यहाँ पर एक और मंदिर है जो कि मराठा युगीन है। मराठा काल में आपको बिंबाजी भोसले के बाद एक नाम मिलता है चिमनजी भोसले का।
तो चिमनजी भोसले ने यहाँ एक मंदिर निर्माण किया, नाम है गंधेश्वर महादेव मंदिर। गंधेश्वर महादेव मंदिर के बारे में ऐसे कहा जाता है कि गंधेश्वर महादेव मंदिर के पास आप जाओगे तो शिवलिंग जब आप देखो, शिवलिंग का चिकनाहट इतना अच्छा वो चिकना शिवलिंग है कि आपको याद आ जाएगा ओमकारेश्वर मंदिर का। उस शिवलिंग जब आप जाओगे तो आसपास आपको तुलसी का गंध मिलेगा। तो तुलसी के गंध के कारण इस मंदिर का नाम क्या पड़ा, गंधेश्वर महादेव मंदिर। और इस गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माता कौन है, तो चिमनजी भोसले है। तो यह भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, कहां पर, सिरपुर में। और इस सिरपुर में आपको एक गुफा मिलेगा, इसका नाम है चंपदा गुफा। चंपदा गुफा के अलावा आपको एक और गुफा मिलेगा, इसका नाम है गौड़ गुफा। गौड़ गुफा को हम नागा अर्जुन गुफा भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और गुफा मिलेगा, इसका नाम क्या, छेरकिन गुफा। तो छेरकिन गुफा, चंपदा गुफा और गौड़ गुफा। ध्यान दीजिए, गौड़ गुफा को मैंने नाम क्या दिया, नागा अर्जुन गुफा। तो नागा अर्जुन गुफा, छेरकिन गुफा और छेरकिन गुफा के अलावा क्या, तो चंपदा गुफा। ये सब आपको कहां मिलने वाला है, तो सिरपुर में। तो सिरपुर में बहुत सारे मंदिर बताया कि 2200 शिव मंदिर है और 4 क्या है, विष्णु मंदिर। तो मंदिर में क्या क्या हुआ, तो एक राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, बाला अर्जुन महादेव मंदिर या बालेश्वर महादेव मंदिर और गंधेश्वर महादेव मंदिर। और मैंने बताया था कि गंधेश्वर महादेव मंदिर में पानी चढ़ाने आते हैं, और पानी हम कहां से लेके आते हैं, तो बमनी के श्वेत गंगा से। इस श्वेत गंगा का जो पानी है वो हम कहां ले आते हैं, गंधेश्वर महादेव मंदिर। कहां का, सिरपुर का। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सिरपुर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और याद रखिएगा, इस सिरपुर में जिस समय में महाशिवगुप्त बालार्जुन शासन करते थे, उसी समय में छत्तीसगढ़ में आने वाले पहले चीनी यात्री जिनका नाम वेंगस्वांग 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आते हैं। छत्तीसगढ़ को वो कियासलो बोलते हैं। उनकी यात्रा वृतांत का एक ग्रंथ का नाम है सीयूकी। उसी सीयूकी से हमको पता चलता है कि वेंगस्वांग छत्तीसगढ़ आए थे 639 ईस्वी में, 639 एडी में महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। ये भी हम पढ़ेंगे जब हम पल्लव वंश या गुप्त का, जब पल्लव वंश हम पढ़ेंगे या हर्षवर्धन जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा वेंगस्वांग के बारे में। ध्यान दीजिएगा, भारत में आने वाले पहले चीनी यात्री, द फर्स्ट चाइनीज वेटरन हु विजिटेड इंडिया वाज फाहियान। और फाहियान के बाद कोई आए थे, वो कौन थे, वेंगस्वांग। और वेंगस्वांग वो पहले चीनी यात्री थे जो मैं छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ को उन्होंने कियासलो कहा, और छत्तीसगढ़ में वो कहां पर गए थे, तो सिरपुर गए थे। और वो बताए थे कि सिरपुर में करीब 100 से भी ज्यादा बौद्ध विहार है, 10,000 से ज्यादा भिक्षु है। मैं बौद्ध विहार की बात करूं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध बौद्ध विहार, इसका नाम क्या है, तो आनंद प्रभु कुटीर। आनंद प्रभु कुटीर में करीब 14 कक्ष हैं। उन 14 कक्ष के अंदर में आपको एक बौद्ध प्रतिमा मिलता है। आनंद प्रभु एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल के। और उसके अलावा आपको यहाँ एक स्वास्तिक विहार मिलेगा। स्वास्तिक विहार बौद्ध धर्म का संसद था। यहाँ बौद्ध संसद भी आपको मिलेगा, क्या नाम से, स्वास्तिक विहार के नाम से। इसके अलावा तीवर देव विहार, पदपाणी विहार, तो ये सब बौद्ध विहार भी आपको मिलने वाले। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि यह शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी धर्म का ये संगम स्थल है। कौन सा, तो सिरपुर। इसलिए पुरातात्विक दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। कौन सा, सिरपुर। तो इस प्रकार से ये सिरपुर था। तो सिरपुर किस नदी किनारे है, तो सिरपुर महानदी किनारे है। और यहां पर आपको एक वाटरफॉल मिलेगा, कौन सा, धासकुद वाटरफॉल। और उसी धासकुद वाटरफॉल के पास आपको गुफा मिलेगा, कौन सा, चंपदा गुफा। चंपदा गुफा के अलावा क्या, गौड़ गुफा और छेरकिन गुफा। चलिए, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यहीं पर आपको एक पहाड़ मिलेगा, इसका नाम है चिल्हुर डोंगरी। क्या डोंगरी, चिल्हुर डोंगरी। और चिल्हुर डोंगरी के अलावा जब आप पिथौरा जाओगे तो पिथौरा के पास पड़ता है अर्जुनी। और ये अर्जुनी भी इंपॉर्टेंट है। अर्जुनी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अर्जुनी के पास एक मेला लगता है। ये मेला लगता है किनका, तो जैसे आप कभी गरिया बन जाना, तो गरिया बन आपको कंचन, आपको कचना ध्रुवा का प्रतिमा मिलता है। वैसे करिया ध्रुवा का प्रतिमा कहां मिलता है, अर्जुनी में। और करिया ध्रुवा संबंधित यहां मेला लगता है हर साल, कहां पर, तो अर्जुनी में। तो अर्जुनी में क्या प्रतिमा है, करिया ध्रुवा का क्या है, तो प्रतिमा है। कहां, पिथौरा के पास, अर्जुनी में। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ बता दिया आपको महासमुंद के बारे में। और महासमुंद का एक दो चीज आपको बचा हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक भी है जो आपको टिटलागढ़ ले जा रहा है रायपुर से। और कुछ तहसील विकासखंड भी है, जैसे महासमुंद, पिथौरा, बसना, सरायपाली, ठीक है। तो ये सब सिंघौरा, तो ये क्या है आपका तहसील है और विकासखंड, किस जिले के, महासमुंद जिले के। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो था महासमुंद का, ये आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है कि ये बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया है।
कई लोग हो सकता है कि इसकी आलोचना भी करने वाले हैं कि सर आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिटेल में नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। अगर हम कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तथ्य को बहुत उसकी बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा लंबा था लेकिन मेहनत भी है, और मुझे से लगता है कि इस जिले से संबंधित हो सकता है कि आपसे कोई भी चीज़ यहाँ से ना छूटे। तो अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार की और मैं वीडियोस आपको मैं प्रस्तुत करूं, छत्तीसगढ़ के कई जिलों, मतलब जितने भी जिले हैं 28 जिले हैं, तो सभी 28 जिलों को मैं यहाँ प्रस्तुत कर सकता हूं। उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी जाकर मैं ऐसे वीडियोज़ बना पाऊँगा। अन्यथा मैं 1-2 वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद शांत बैठ जाऊँगा। तो अगर आप चाहते हो, आपको अगर नॉलेज लेना है, अगर आपको छत्तीसगढ़ जिला से परिचित होना है, प्लस अगर आपको मेरे से भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे सीजीपीएससी, अगर आपको ये सब कुछ पढ़ना है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना, आपका लाइक करना हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे अकादमी के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा क्या होगा तो पुरस्कार होगा। धन्यवाद।